हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं आप ही के कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूं जो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप एंड कमेंट में पूछा करते हैं। उन्हीं को वन बाय वन देखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसको मैं क्या आपको बता देती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लोग जिनका सिजेरियन बेबी होता है, यानी कि ऑपरेशन के थ्रू वो बेबी डिलीवर करते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उन सभी के आंसर मैं आपको आज देने वाली हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि मतलब घर कितने दिन के बाद जा सकते हैं। जिनके मतलब जिन्होंने पहले से ही मन बनवा रखा है कि हाँ मुझे सिजेरियन ही करवाना है, जो मेरे जैसे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे सिजेरियन ही करवाना है, तो एक्चुअली मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि कितने दिन तक डॉक्टर रोकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर जो है वो 3 दिन तक रोकते हैं मोस्टली। लेकिन अगर आपके बेबी की को थोड़ा सा वो ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं या आपकी सिचुएशन थोड़ी सी अभी ठीक नहीं है, तो वो आपको और थोड़ा सा मॉनिटर करने के लिए चौथे दिन तक रोकते हैं। यानी कि चौथे दिन शाम को वो आपको आराम से डिस्चार्ज कर देती हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि अगर आपका सिजेरियन डिलीवरी हो रहा है तो आपको 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो आपके स्टिचेस हैं उनके बारे में, कब से आप नहा सकते हैं, कैसे स्टिचेस लग सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। कि जब तक आप 3 दिन हॉस्पिटल में हैं तब तक तो आप नहीं नहा सकते हैं। रीजन ये है कि उस समय जो है जो स्टिचेस लगे होते हैं और उनके ऊपर जो पट्टी होती है वो वाटर प्रूफ नहीं होती है और भीगने पर पकने का चांस होता है। तो इसीलिए जो है उस समय डॉक्टर नहाने के लिए आपको मना करते हैं और उस समय सच में इतनी ज्यादा एनर्जी भी नहीं होती है कि हम जाकर नहा सके। हालांकि उठ बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, बेबी को थोड़ा सा फीड करा सकते हैं, लेकिन नहाना हमारा इस समय अभी नहीं होता है। तो जब हम घर जा रहे होते हैं, यानी कि तीसरे चौथे दिन डॉक्टर हमें बुलाती हैं, उस समय पर हमारा जो भी उस समय हुआ है, पट्टी वगैरह जो लगी हुई है स्टिचेस पे, उसको खोलती हैं और उसको अच्छे से एग्जामिन करती हैं, देखती हैं कि वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि स्किन ठीक से हील हो रही है या नहीं, कहीं से कोई मेवार वगैरह तो नहीं आ रहा है, पक तो नहीं रहा है, जो स्किन कटी हुई है वो ठीक से जुड़ रही है ना, इन चीजों को वो देखती हैं। उसके बाद आपको वो एक वाटर प्रूफ पट्टी लगा करके घर पे भेज देती हैं और घर आने के बाद फिर आप इजिली नहा सकते हैं। लेकिन नहाने के बाद ध्यान आपने बस एक ही चीज का रखना है कि नहाने के बाद आपको टॉवेल से हल्का हल्का सा दबा कर नहीं, हल्का हल्के हाथों से आपको उस एरिया को सुखा लेना है, यानी कि उस एरिया को आपको गीला नहीं छोड़ना है। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कि जिसे बोलते हैं वाटर प्रूफ पट्टी नहीं लगाते हैं, तो वो लोग कुछ और दिन के लिए रोकते हैं नहाने के लिए, 5 से 6 दिन के लिए। ऐसा बहुत ही कम होता है जगहों पर। लेकिन देखिए, अगर वो वाटर प्रूफ आपकी पट्टी लगा देते तो आराम से आप चौथे दिन 5वें दिन नहा सकती हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि पहले तो आपका एग्जामिन इसी समय पर होता है, उसके बाद आपको डॉक्टर जो है लगभग 7वें 8वें दिन आपको बुलाती हैं। उसके बाद हॉस्पिटल, क्योंकि आप उस समय घर जा चुके होते हैं, तो फिर आपको वो एग्जामिन करने के लिए आपको 8वें दिन बुलाती हैं और उस 8वें दिन फिर से वो आपके स्टिचेस को स्टिचेस नहीं, मतलब जो पट्टी है, स्टिचेस कैसे खोल देंगी यार, क्या मतलब है, मतलब जो पट्टी है उसको खोलती हैं और फिर से देखती हैं कि वहां पर कोई मवाद तो नहीं बन रहा, स्किन ठीक से जुड़ रही है या नहीं। आपसे पूछेंगी कि यहाँ पर कोई एक्सेसिव पेन तो नहीं है, सारी चीजें पूछती हूँ। और अगर स्किन सही से जुड़ रही होती है, सब कुछ ठीक होता है, तो उसी समय वो आपके टाके काट देती हैं। और अगर टाके काटने वाले नहीं लगे होते, गलने वाले लगे होते हैं, जैसे कि मेरे लगे थे, मेरे टाके काटने वाले नहीं थे, वो गलने वाले थे, यानी कि वो ऐसे टाके होते हैं जो पेट के अंदर ही गल जाते हैं, उन्हें काटने की जरूरत नहीं होती है। तो मेरे टाके वैसे ही थे, लेकिन उन टाकों में भी 2 नॉड होती है, क्योंकि जब वो टाके, जैसे जैसे हम लोग कपड़ों की सिलाई करते हैं तो एक नॉड, एक गट्ठी देते हैं ना ताकि वो खुले ना, तो सेम दैट पेट पे भी ऐसा ही होता है। तो आपको एक कॉर्नर पे यहां पर और दूसरे कॉर्नर पे यहां पे, दोनों कॉर्नर पे क्या होता है, छोटी छोटी सी नॉड होती है। तो उस समय वो उसी नॉड को बस कट कर देती हैं और जिसके टाके लगे होते हैं प्रॉपरली काटने वाले, तो उनके सारे टाकों को वो कट करती हैं, काटती हैं। उसके बाद फिर से वो आपकी ड्रेसिंग करके आपको आपके घर भेज देती हैं। उसके बाद बात आती है अब ये कि क्या हम सीढ़ियां उतर चढ़ सकते हैं, कब से उतर चढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। तो देखिए, जेन्युइनली जो डॉक्टर जो है वो आपको 10 से 12वें दिन पे आपको बोल देंगे कि आप सीढ़ियां चढ़ उतर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर सीढ़ियां चढ़ उतर सकती हैं। नो, बिल्कुल भी नहीं, इतना ज्यादा नहीं। इसके आपको स्टिचेस पे तो मतलब आप सपोर्ट के लिए बेल्ट लगाई रहेंगी, उस समय आपको उतना जोर समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये सीढ़ियां बार बार चढ़ना उतरना एक्चुअली ये आपके यूट्रस पे बहुत बुरा असर डाल सकता है और उसकी वजह से जो बच्चेदानी है वो नीचे खिसकने की प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में चलकर आ सकती है। इसीलिए आपको बहुत
बहुत ज्यादा मतलब जरूरत जहां पर हो उतना ही करना है, तो आप दिन भर में 1 से 2 बार आराम से नीचे ऊपर कर सकती हैं, यानी कि सीढ़ियां चढ़ उतर सकती हैं। अब मैं अगर अपने केस की बात करूं तो मेरे केस में तो बहुत ही ज्यादा था, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मेरे साथ सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे करना पड़ा था। मैंने आपको बताया ही है कि चूंकि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव है, यानी कि मेरा RH फैक्टर निगेटिव है, और मेरे हस्बैंड का RH फैक्टर पॉजिटिव है, यानी कि उनका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। तो हमारी जो प्रेगनेंसी थी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत आती है। अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने वीडियो किया है कि माता पिता का अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ये जानकर आप पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी है, हाई रिस्क है, बच्चा कैसा होगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सब कुछ। तो हमारे बेबी को प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से उसको क्या हो गया था, जिसे बोलते हैं पीलिया, और वो बढ़ेगा ही, वो हमारे ब्लड की वजह से ही ऐसा था, तो वो बढ़ना ही था। तो फिर मुझे दोबारा उसको लेकर एडमिट होना पड़ा था, और यहाँ मेरा घर जो है वो 3rd फ्लोर पे है, फिर 3rd फ्लोर से आना जाना, हॉस्पिटल जाना, वहां पे भी मुझे 2nd फ्लोर अलॉट हुआ था, नीचे कुछ खाली नहीं था कोई रूम, तो वहां पे अप डाउन करना, तो मैंने पूरा किया था। एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, पूरा मैंने सपोर्ट लिया था बेल्ट का, तो मेरे डॉक्टर ने परमिट कर दिया था, कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। तो ये आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लें, लेकिन 10 से 12वें दिन से आप 1-2 बार तो कंफर्म कर सकती हैं, ऊपर नीचे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो भैया रोगियों वाला खाना खाना पड़ेगा, सिर्फ खिचड़ी खाओ या फिर उबले हुए खाने खाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में टोटली कई डॉक्टर्स से मिली हूं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो मैं बहुत सारे लोगों के जिसे बोलते हैं गाइडेंस में थी, और अभी से भी मेरा उनसे टचअप है, अभी भी मेरी उनसे बातें होती हैं। इसी वजह से मैं सारी चीजें आपको इतने अच्छे से बता पाती हूँ, क्योंकि सारी जानकारियां मुझे मिल जाती हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आप जो है खाने पीने में बहुत परेशान मत होइए। डॉक्टर आपको, मुझे जो है अगले दिन, यानी कि जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उस दिन शाम को, मतलब कि एकदम रात में उन्होंने कहा था कि मतलब आप थोड़ा सा 1 सिप आराम से पानी वगैरह ले सकती हैं। पानी वो जब आपका एक बार गैस रिलीज हो जाता है, उनको लगता है सारा सिम्टम ठीक से काम कर रहा है पेट का, उसके बाद ही वो अलाउ करती हैं। तो आपको, मुझे तो उन्होंने बिल्कुल खाने के लिए सब कुछ, कि मैं आपको बताऊं मेरी बेटी की जो छठी है वो हॉस्पिटल में ही बनी थी, और छठी के दिन मेरे जो हस्बैंड है, उस समय कोविड का टाइम था, कोई और था नहीं, सिर्फ मम्मी और हस्बैंड 2 ही लोग थे, तो वो पूरा प्रॉपर खाना बनाकर ले आए थे, अच्छा सा पुलाव, पूरी, और जिसे बोलते हैं पनीर की सब्जी, मतलब ये सब ले आए थे, जो कि एक अच्छा खाना माना जाता है रोगियों के लिए, तो नहीं ही है। तो ये मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा तुम कुछ भी खा सकती हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और मैंने इसमें एक चीज जो अपनाई थी, जो कि मैजिकली काम की थी, एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड, उसी ने मुझे सजेस्ट किया था। बार बार मेरी बेटी नीचे से मैसेज कर रही है, तो वो क्या था, अजवाइन का पानी, ये मैंने पूरा बताया है, आप जाकर वहां प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो अजवाइन का पानी अगर आप वेरी फर्स्ट डे से लेना स्टार्ट करते हैं, जब से आपको डॉक्टर खाने पीने के लिए अलाउ करती है, तो एक चीज तो ये कि आपका पेट नहीं बढ़ता है। जैसे कि मेरा पेट बहुत ज्यादा नहीं निकला हुआ है, मेरा पेट एकदम ठीक है, तो पेट भी आपका नहीं निकलेगा। दूसरी चीज ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप कुछ भी खाएंगे। क्यों डॉक्टर मना करते हैं, आप खुद सोचिए, लॉजिक क्या है इसके पीछे। लॉजिक यही है कि अगर आप ऑयली चीजें खाएंगे, मसाले वाली चीजें खाएंगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी होगी। तो अगर आप साथ में फाइबर ले रही हैं और आप साथ में ये अजवाइन का पानी ले रही हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा स्पाइसेस वगैरह हेल्दी नहीं है, तो इनको मत लीजिएगा। बाकी आप नॉर्मल खाना अपने घर में बना हुआ कुछ भी आराम से ले सकती हैं, जब से आपके डॉक्टर ने खाने के लिए कहा है। तो बहुत ज्यादा रोगी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत उबला खाना खाने की जरूरत नहीं है। आराम से आप सब कुछ अच्छे से आराम से खा पी सकती हैं। चावल भी खा सकती हैं। जी हाँ, लोग कहते हैं चावल खाने से टाके ठीक नहीं होते। जी नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं खाई हूं और मेरे डॉक्टर ने कहा है, तो प्लीज आप खा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, जो कि अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो कि है एक्सरसाइज। लोग ये पूछते हैं कि हम एक्सरसाइज कब से कर सकते हैं और मुझे मोटापा ना आए, इसके लिए क्या चीज का ध्यान रखना है। तो पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि 1 साल तक के लिए इस चीज को अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए कि कहीं मैं मोटी तो नहीं हो जाऊंगी, इस वजह से मैं कम खाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भरपूर आहार लेना है, क्योंकि आपके ऊपर ही डिपेंड है आपका बेबी। वो जैसे पेट के अंदर आपके ऊपर डिपेंड था, अभी भी आने वाले 6 महीनों तक वो आपके ऊपर ही डिपेंड रहने वाला है। और उसके बाद आपके शरीर में खुद ही बहुत ज्यादा कमी हो गई है। सारे विटामिन, सारे मिनरल, सब कुछ
कम हो गए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मतलब आयरन, सब कुछ एकदम फॉल डाउन हो गया है। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक आपको संतुलित डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे में आप डाइटिंग करने लगेंगी कि मेरा पेट ना निकल जाए, मैं खाऊंगी नहीं, तो आप बहुत बड़ी ट्रबल में फंस सकती हैं, आगे जाकर आपको बहुत बीमारियां लग सकती हैं। इसीलिए 1 साल तक बिल्कुल फुल ऑन अच्छे से खाइए। लेकिन हाँ, जो चीजें अनहेल्दी हैं, जैसे कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा घी का यूज करना या फिर इस तरह की फैट वाली बाहर की चीजें, पिज्जा, बर्गर, ये वो, इन सारी चीजों से दूर रहना है। घर की आप हेल्दी चीजें भर पेट खाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाली जो रेमेडी बताई है अजवाइन वाली, इसको यूज कीजिए, 100% ये काम करेगी और आपका पेट बाहर आने नहीं देगी। तो मैं एक्सरसाइज की बात करी थी। एक्सरसाइज में मेरे डॉक्टर ने कहा था, वो मुझे चौथे दिन से अलाउ कर दी थी। एक्चुअली तो उन्होंने तीसरे दिन से ही कह दिया था कि थोड़ा थोड़ा रूम में चलो, लेकिन चौथे दिन से उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बिल्कुल वॉकिंग स्टार्ट करो। उन्होंने मुझे 2 ही चीज कही थी कि तुम वॉक करो, चाहे 2 मिनट के लिए करो, फिर बैठ जाओ, लेकिन वॉक जरूर करो। दिन भर में कई बार थोड़ा थोड़ा करके वॉकिंग करो। और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने मुझे अनुलोम विलोम के लिए बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया था। ये 2 चीजें अगर आप करते हो तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होती है, आपका पेट भी बाहर नहीं निकलता है, आपका सारा सिस्टम अच्छे से रहता है। तो आपको वॉकिंग से स्टार्ट कर देना है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपको वॉकिंग जो है वो आधे आधे घंटे 45-45 मिनट करने लगना है। नहीं नहीं, इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपके स्टिचेस पे जोर पड़ेगा। आपको थोड़ा थोड़ा करना है और धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करना है, आपको आराम से 1-1 मिनट से स्टार्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। और आराम से आप इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। और एक्सरसाइज की बात करते हैं, जब थोड़ी और आपका टाइम निकल जाता है, यानी कि जिसे बोलते हैं 1 से 1.5 महीने, 2 महीने बीत जाते हैं, तो आराम से आप पेट की भी कोई एक्सरसाइज कर सकती हैं। लेकिन हाँ, लाइट एक्सरसाइज, एकदम लाइट एक्सरसाइज, जिसपे आपको बहुत ज्यादा जोर ना पड़े। हैवी एक्सरसाइज आप 4 से 5 या मैं तो कहूंगी 6 महीने के बाद ही कीजिए। हालांकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 3 महीने के बाद आपको बिल्कुल बोल देते हैं कि आप कीजिए, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि अभी मत कीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। 6 महीने तक अपनी बॉडी को हील होने दीजिए, उसको टाइम दीजिए। 6 महीने के बाद आराम से आप हैवी एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्सरसाइज हो गया। अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सिजेरियन के बाद हम रिलेशन कब बना सकते हैं, यानी कि हम इंटीमेट कब हो सकते हैं। तो देखिए, ये इस पे जो ना मतलब एक तरह से कह लीजिए कि डिफरेंट व्यू है गाइनीज के। पहला तो ये आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी हीलिंग कैसी हुई है, आप कैसा महसूस कर रही हैं, आपको कहीं वीकनेस तो नहीं है, ये इस पे डिपेंड करता है सबसे फर्स्ट। उसके बाद हर डॉक्टर का अपना अलग अलग सोचना है। कुछ डॉक्टर कहते हैं 2.5 महीने के बाद आप इंटीमेट हो सकती हैं, कुछ डॉक्टर कहते हैं 4 महीने के बाद, कुछ डॉक्टर कहते हैं 6 महीने के बाद। तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि पहले तो आप अपनी कंडीशन देखिए कि आप अच्छा फील कर रही हैं कि नहीं, आप एनर्जेटिक फील कर रही हैं कि नहीं, क्योंकि इंटीमेट होने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। इस वजह से आप पहले अपना ध्यान रखिए। आपको खुद भी महसूस होगा कि हाँ, मेरे स्टिचेस अब अच्छे से हील हो चुके हैं, मैं एकदम फ्रेश अच्छा महसूस कर रही हूँ। उस हिसाब से आप इंटीमेट होने के लिए कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर बात करें तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको सजेस्ट कर दूंगी। और कुछ डॉक्टर्स का तो ऐसा कहना है कि एक निश्चित समय के बाद, यानी 2.5 से 3 महीने के बाद आप जितनी जल्दी इंटीमेट होते हैं, यानी कि अपनी नॉर्मल रूटीन में जितनी जल्दी आते हैं, यानी कि काफी गैप रख के, तो आपके स्टिचेस और जल्दी हील होते हैं, आपकी कंडीशन और अच्छी होती है। ऐसा कुछ डॉक्टर्स का कहना है। लेकिन पर्सनली मैं आपसे ये बताऊं कि मुझे ये लगता है कि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। जब आप अच्छा फील कर रही हैं, जब आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, जब आपकी गायनी आपको रिकमेंड कर रही है, तब ही कीजिए। किसी का सुनकर, सोचकर, समझकर इस चीज में बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि जब आप इंटीमेट होती है तो आपका जो बच्चेदानी है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है नॉर्मली भी। तो अगर उस समय आप अनईजी फील कर रही हैं, एक बार आपने ट्राई किया, उसके बाद आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है, तो प्लीज कुछ दिनों के लिए इसको ब्रेक कीजिए। तो आई होप, मुझे लगता है मैंने सारे आंसर्स आपको दे दिए होंगे। बस एक ही चीज कहूंगी कि ये जो सिजेरियन है ये कोई भी बीमारी नहीं है। इसमें आपको बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं रुकने की, बेड रेस्ट पे रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं 2nd डे से अपने रूटीन में आ गई हूँ, खुद से अपनी सारी चीजें करती हूँ। अपना कॉम करना, अपना वॉकिंग करना, बेबी को फीड कराना, बेबी को इधर उधर लेकर जाना, बेबी की मालिश तक भी। मालिश कैसे कर सकते हैं, मैं क्या करती थी, जो स्टडी टेबल नहीं होता छोटा सा लिख के जिसपे मैं पढ़ा करती थी, वही स्टडी टेबल अपने सामने रख लेती थी, उसमें बढ़िया सा थोड़ा मोटा सा चीज बिछा लेती थी ताकि उसको गड़े ना। उसके बाद उसको उस पे लेटा करके वो मेरी इतनी हाइट तक आ जाती थी ताकि मुझे झुकना भी नहीं पड़ता था और प्रेशर भी नहीं पड़ता था। मैं आराम से उसका मसाज कर देती थी। तो मैंने मसाज भी किया है बिल्कुल बिगिनिंग से और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इस तरीके से अगर आप अपना ध्यान रखेंगी, जितनी जल्दी आप अपनी रूटीन में आएंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा और अच्छे से आप हील कर पाएंगी। लेकिन ध्यान यही रखना है
कि आपको अपने सप्लीमेंट्स नहीं छोड़ने हैं जो डॉक्टर ने दिए हैं, कैल्शियम के, विटामिन डी के, आयरन के। ये सप्लीमेंट कम से कम आपको 3 से 4 महीने लेने ही लेने हैं। हो सकता है आप इनिशियली आपको एनर्जी फील हो, लेकिन बाद में ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसीलिए सप्लीमेंट्स लीजिए, खाना पीना अच्छे से खाइए, क्योंकि अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में है तभी आप एनर्जेटिक फील करेंगी, तभी आप डेली रूटीन में नॉर्मली बहुत जल्दी आ पाएंगी। अदरवाइज फिर आपको फोर्स करना पड़ेगा और थोड़ा सा काम करते ही आप थक जाएंगी। मैं आपको सच में बताऊं, मैं उस टाइम पे जितना एनर्जेटिक फील करती थी उतना मैं अभी भी नहीं फील करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना है। अगर और भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हालांकि मुझे लगता है मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। कुछ एक चीजें इसमें मैंने अपने मन से भी ऐड की थी, तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, क्योंकि आपका लाइक मुझे सच में बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। और मेरे वीडियो डालते ही कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुरंत लाइक कर देते हैं, तो थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। आप देखते हैं कुछ लोगों का लाइक तुरंत ही आ जाता है, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहते हैं, इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होना है, बस आप एक तरह से समझ लीजिए मुझे खुशी दे रहे हैं। और किसी को खुशी देना, खुद भी तो खुशी लेना है। आप मुझे खुशी देंगे, आपको भी खुशी मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं, कोई फोर्स नहीं है, आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।